पर आप सभी को आज की क्लास में एक ही क्लास में तीनों यूनिट एक साथ करवाना है, वो भी शॉर्ट टाइम में। तो कुछ कंटेंट पहले से तैयार करके लाया हूँ, ठीक है। यस, राजनीति क्लास काफ़ी टाइम बाद आएगी क्योंकि अभी तो टाइम है ना, बहुत टाइम पड़ा है, तो तब तक क्लास आ जाएगी आपकी। तो अभी फिलहाल शुरू करते हैं मैराथन क्लास। तो यहाँ पे मैराथन क्लास के यूनिट 3 से मैं शुरुआत करवाने वाला हूँ, ठीक है ना। क्योंकि मैंने आपको कहा है कि एक ही क्लास में मैं आपको बहुत कुछ समझाने वाला हूँ, तो इसलिए इस क्लास को बड़े तन्मय के साथ समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि एक एक ही क्लास में आपको सब कुछ मिलने वाला है। तो बात करते हैं यूनिट 3। किसकी बात करेंगे? यूनिट 3 की बात करेंगे, ठीक है। और पूरी समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैं पूरी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। देखिए, सबसे पहला है कि व्यक्तिगत साक्षात्कार क्या है। व्यक्तिगत यानी पर्सनल इंटरव्यू कह सकते हैं। व्यक्ति साक्षात्कार, जब साक्षात्कारता यानी साक्षात्कार लेने वाला एक समय पर एक ही व्यक्ति के साथ इंटरव्यू करता है, तो उसे व्यक्तिगत साक्षात्कार कहा जाता है, पर्सनल इंटरव्यू। यह इंटरव्यू सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसके द्वारा वास्तविक और निष्पक्ष सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है। गोपनीय तथ्यों को ज्ञात करने के भी अच्छे साधन हैं। इसके द्वारा प्राप्त सूचनाएं अधिक प्रामाणिक होती हैं। यहाँ तक कि संवेदनशील प्रश्नों के उत्तर भी इस विधि से प्राप्त किए जा सकते हैं। कौन से? व्यक्तिगत। बोगार्ड्स कहते हैं कि व्यक्तिगत साक्षात्कार द्वारा लोगों की मनोवृत्तियों तथा उनमें होने वाले परिवर्तन को सर्वोत्तम रूप से ज्ञात किया जा सकता है। तो ये बोगार्ड की परिभाषा है, वो इस संदर्भ में आप नोट कर लीजिएगा। क्लियर? हाँ केविन, सेकंड सेमेस्टर की जो क्लास है ना, वो आपको जल्द मिलेगी। जल्द मिलेगी मतलब आपके एग्जाम से पहले पहले, ठीक है। आगे देखिए, इसी तरह से नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि अनुसूची की कोई दो विशेषता बताइए। शेड्यूल, अनुसूची। तो देखिए, अनुसूची की विशेषताओं में लिखे तो पहली विशेषता नोट करना है कॉपी के अंतर्गत कि अनुसूची अध्ययन विषय के विभिन्न पक्षों से संबंधित। अनुसूची अध्ययन विषय के विभिन्न पक्षों के संबंधित अनेक शीर्षकों और प्रश्नों की एक व्यवस्थित और वर्गीकृत सूची होती है। दूसरा, इसका उपयोग स्वयं अध्ययनकर्ता अथवा साक्षात्कार के द्वारा उत्तरदाता से संपर्क स्थापित करके इस प्रकार किया जाता है जिससे कि अध्ययन विषय के विभिन्न पक्षों को संबंधित अधिक से अधिक सूचनाएं प्राप्त हो सके। अवलोकन का अर्थ, या ये प्रश्न आ जाए कि अवलोकन या निरीक्षण पद्धति क्या है। ठीक है, देखिए, अवलोकन यानी देखना। अवलोकन का मतलब क्या था प्यारे विद्यार्थियों? देखना, जिसका आशय निरीक्षण करने से होता है। अर्थात अवलोकन एक ऐसी पद्धति जिसमें अध्ययन वस्तु को निष्पक्ष भाव से देखकर जो अनुसंधान करता है उसके विषय में कुछ ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। ओके, तो ये समझते जाइएगा। आगे देखिए प्यारे विद्यार्थियों, वैसे थर्ड तो इंपॉर्टेंट है, एक तो पूछा जाएगा, 3 बुक में से एक बुक तो आपको एग्जाम में पूछी जाएगी। क्लियर? आगे देखो, अवलोकन को परिभाषित करना है तो पीवी यंग की परिभाषा देख लीजिए अवलोकन के संदर्भ में, कि अवलोकन को नेत्रों के द्वारा यानी देखना, अवलोकन नेत्रों के द्वारा सामूहिक व्यवहार और जटिल सामाजिक संस्थाओं के साथ साथ संपूर्णता की रचना करने वाली पृथक इकाइयों के अध्ययन की विचारपूर्ण पद्धति के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ये किसने कहा? पीवी यंग ने। आगे अब देखो, होने के समय अपने नेत्रों के द्वारा व्यवस्थित तथा जानबूझकर किया गया अध्ययन। श्रीमती यंग अन्य पत्र ने ये लिखा है कि जो अवलोकन है ना, वो एक देखकर समझकर जानबूझकर किया जाने वाला अध्ययन होता है, और अवलोकन स्वतः विकसित घटनाओं में घटित होता है। विकसित घटनाओं में घटित होता है, ठीक है ना। सर प्लीज थोड़ा जल्दी लाइव लाया करो। यस नीतू, टाइम की ही प्रॉब्लम है बस। टाइम अगर मेरे पास होता ना तो आपको 1 यूनिट की एक मैराथन करवाता और डिटेल से समझाता, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम शॉर्टेज
इसलिए जितना हो सकता था मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है ना। धीरेन्द्र, सेकंड सेमेस्टर की सोशियोलॉजी क्लास आपके एग्जाम से पहले आ जाएगी। आगे देखिए, सहभागी अवलोकन या सहभागिक अवलोकन के बारे में प्रश्न आ जाए तो आप इसे नोट कर लेना। देखो, सॉरी, माइक लगा है और माइक पे मुझे लग रहा है आपको ज़्यादा आवाज़ सुनाई दी होगी। सॉरी, ये सीख आ जाती है बिना पूछे। आगे देखिए, ये एक ऐसी प्रणाली है जिसके अंतर्गत अवलोकनकर्ता अवलोकनकर्ता क्षेत्रीय दलों के रीति रिवाजों, त्योहार, संस्कारों, धार्मिक उत्सवों में साथ साथ भाग लेकर एक एक बात या क्रिया का सूक्ष्मात्मक अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? सूक्ष्मात्मक अध्ययन करते हैं, मतलब किसी चीज के बारे में बहुत ही गहराई से उसके बारे में अध्ययन करना। सूक्ष्मात्मक यानी और भी गहराई में, डीप में जाकर। सर अवलोकन थोड़ा अच्छे से समझाना। हाँ चलो ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आने वाला है। तो देखिए वापस समझ लीजिए, अवलोकन, सहभागी अवलोकन। सहभागी का मतलब क्या होता है? साथ साथ। क्या होता है? सहभागी, साथ साथ। ऐसी प्रणाली जिसके अंतर्गत अवलोकनकर्ता, अवलोकन यानी जो अवलोकन करने वाला है वो उस क्षेत्र में जाकर क्षेत्रीय लोगों के रीति रिवाजों, त्योहार, संस्कारों, धार्मिक उत्सवों के साथ साथ भाग लेकर एक एक बात का अध्ययन करता है। जैसे मैं अवलोकन करता हूँ, तो मान लीजिए मैं तमिलनाडु में गया, तो वहाँ उनके रीति रिवाजों के साथ साथ मैं भी उनके रीति रिवाजों को मनाऊंगा। यानी उनके रीति रिवाज उत्सवों में भाग लेते लेते मैं उनको देखूंगा, सीखूंगा और अवलोकन करूंगा। ये होता है सहभागी अवलोकन। क्लियर? आगे देखिए, नेक्स्ट, तथा संबंधित समाज का प्रेरणास्पद एवं प्रभावोत्पादक समाज का चित्र प्रस्तुत करता हूँ। इससे अनुसंधानकर्ता को अनुसंधानिक क्षेत्र में अधिकाधिक सफलता मिलती है। क्योंकि आपको किसी क्षेत्र का अध्ययन करना है, और सहभागी अध्ययन का मतलब उस क्षेत्र के साथ घुल मिल जाओ। क्या कर लो? घुल मिल जाओ। आगे देखिए, सहभागी अवलोकन की सीमा क्या है? यानी ये जो भी अवलोकन का मैंने समझाया, उसकी कुछ लिमिटेशन है, मतलब दोष। तो देखिए, सहभागी अवलोकन में निम्न दोष उत्पन्न हो जाते हैं। पहला, कि हम किसी संस्कृति, जैसे तमिलनाडु मान लीजिए मैं गया, तो वहाँ उन लोगों के साथ जब मैं घुल मिल जाऊंगा ना, तो उनके दोषों पर मेरा ध्यान नहीं जाएगा। मतलब पूर्ण सहभागी का अभाव। एक तो पूरा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। हाँ ये बात भी सही है कि मैं दूसरे की संस्कृति को अपनाने जाऊंगा तो पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं हो पाऊंगा, तो पूरी तरह से अवलोकन भी नहीं होता है। दूसरा, व्ययशील पद्धति। व्ययशील का मतलब मुझे उस क्षेत्र में जाके उनके साथ रह के, उनके साथ समय बिता के फिर अवलोकन करना है, तो ये ज़्यादा टाइम कंज्यूम होती है। अनुसंधानकर्ता पर निर्भर करता, और दूसरा इसका रिजल्ट है ना, वो अनुसंधानकर्ता पर ही डिपेंड करता है। दूसरा कोई सोर्स नहीं है इसके बारे में। और वस्तुनिष्ठता का अभाव, यानी क्लियरिटी नहीं है। क्योंकि मैं तमिलनाडु में जाके वहां के लोगों के ऊपर अवलोकन करके रिपोर्ट बनाई, अब आप में से कोई गया तो वो रिपोर्ट बनाएगा, तो दोनों में फर्क आएगा। तो ये कहते हैं वस्तुनिष्ठता का अभाव। ठीक है, आगे देखिए, अधिक समय लगता है, और अधिक समय तो लगेगा ही, क्योंकि टाइम कंज्यूम किया जा रहा है वहां पे। और इससे सीमित क्षेत्र का ही अध्ययन होता है। एक साथ पूरे क्षेत्र का नहीं, एक टापू या एक गांव का ही अध्ययन होगा, पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि एक व्यक्ति एक समय में इतना ही कर पाता है। क्लियर? आगे देखिए, अवलोकन के प्रकार। देखिए, व्यक्तिगत अवलोकन, अनियंत्रित अवलोकन और सहभागी अवलोकन, तीन होते हैं। व्यक्ति यानी पर्सनल टू पर्सनल, अनियंत्रित जिसके ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं होती है, और सहभागी जो इंपॉर्टेंट था सबसे, वो मैंने आपको बताया। ठीक है, आगे देखिए, अब इसके अलावा अर्ध सहभागी अवलोकन, यानी आधा ही कंपोजिशन सपोर्ट होता है उनके साथ। दूसरा अर्ध हो गया। दूसरा असहभागी, यानी किसी भी लोकेशन में जाकर नहीं, वहां से अलग रहकर अध्ययन करना। नेक्स्ट, नियंत्रित अवलोकन और सामूहिक अवलोकन, यानी ग्रुप में 10-15 जने एक साथ जाकर अवलोकन करते हैं। अब देखिए, अवलोकन पद्धति की क्या विशेषता है? अवलोकन पद्धति की
सर प्लीज़ थोड़ा ब्रीफ में समझाओ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, ब्रीफ में समझाना है। हाँ वैसे कोशिश तो कर रहा हूँ, ये अवलोकन के बारे में बता रहा हूँ। अवलोकन यानी देखना, अब देखने के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट था सहभागी अवलोकन, और बाकी अवलोकन के मैंने प्रकार बताए। क्या बताएं? प्रकार बताए, ठीक है। अब देखिए अवलोकन जो पद्धति है अनुसंधान की पद्धति, ठीक है। अब इसकी विशेषता देखिए, यह एक प्रत्यक्ष पद्धति है, क्योंकि अवलोकन में हमें उस क्षेत्र विशेष में जाकर उसको देखना पड़ता है, तो ये प्रत्यक्ष हुआ। इसमें प्राथमिक सामग्री संग्रहित की जाती है, यानी हम जब किसी चीज से संपर्क में आते हैं तो वो जो प्रायोरिटी चीज है उसी के आधार पर हम डाटा एकत्रित करते हैं, तो वो प्रायोरिटी हो गया। इसमें अध्ययन वस्तु का सूक्ष्म निरीक्षण होता है। इसमें अध्ययन किसी वस्तु का होता है तो गहराई से होता है, देखना होता है उसमें। इसके अलावा चौथी बात करें तो इसमें उद्देश्यपूर्ण गहन अध्ययन किया जाता है। हम अवलोकन कर रहे हैं किसी क्षेत्र में जाकर, तो हमारा कोई उद्देश्य है, उस अकॉर्डिंग करेंगे। और यह मूलभूत वैज्ञानिक पद्धति है। वैज्ञानिक क्यों? क्योंकि क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूबरू होकर जब अध्ययन किया जाता है। और इसमें सामूहिक व्यवहार का भी अध्ययन होता है, सामूहिक ग्रुपिंग, सामूहिक अध्ययन, ठीक है। आगे समझिए, केंद्रित साक्षात्कार को समझाइए। केंद्रित, सेंटर इंटरव्यू की जिसको कह सकते हैं। देखिए इस साक्षात्कार का सर्वप्रथम प्रयोग मर्टन एवं उसके साथियों ने किया था। किसका? केंद्रित। अब इसमें क्या होता है देखिए, इसके अनुसार केंद्रित साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता जो लेने वाला, इंटरव्यू वाला का मुख्य कार्य किसी विशेष अनुभव से संबंधित सूचना दाता का ध्यान केंद्रित करना। जैसे मैं इंटरव्यू ले रहा हूं तो किसी विशेष सूचना की ओर उसका ध्यान दिलाऊंगा, केंद्रित कराना। इसके लिए साक्षात्कारकर्ता पहले विशिष्ट विषय से संबंधित प्रश्न और विशिष्ट पहलुओं की अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर लेता है। यानी मैं किसी टॉपिक पर किसी व्यक्ति को ले जाकर उस पर प्रश्न पूछना चाहूंगा तो पहले मुझे उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। यानी इंटरव्यू करता अगर मैं हूं तो मैं किसी टॉपिक पर विषय केंद्रित, किसी विषय पर ज़्यादा फोकस करके इंटरव्यू करना चाहता हूं तो मुझे उस पर जानकारी पहले प्राप्त होनी चाहिए। मर्टन ने इस तरह का साक्षात्कार का प्रयोग रेडियो तथा फिल्म इत्यादि सार्वजनिक संदेश वाहन के साधनों के प्रभाव को जानने का प्रयास किया था। या दूसरे शब्दों में अगर कहें, यदि साक्षात्कारकर्ता विशिष्ट प्रकार की परिस्थितियों के प्रभाव को जानने के लिए इंटरव्यू जो किया जाता है, विशेष क्षेत्र और विशिष्ट प्रभावों को, परिस्थितियों को जानने के लिए जो इंटरव्यू किया जाता है वो केंद्रित साक्षात्कार कहलाता है, ठीक है। आगे देखिए, साक्षात्कार की परिभाषा देखिए, इंटरव्यू की परिभाषा बताना तो क्या कहेंगे देखिए, पीवी यंग, साक्षात्कार एक व्यवस्थित प्रणाली मानी जा सकती है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे के अतिरिक्त जीवन में अधिक और कम कल्पनात्मक रूप से प्रवेश करता है और साधारणतः उसके द्वारा तुलनात्मक रूप में अपरिचित होकर उसका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू, साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू होता है। अगर थोड़ा कंफ्यूजन हो जाओ तो ध्यान रखना, इंटरव्यू जैसे बड़े बड़े एग्जाम जो होते हैं ना, वहां पर रिटर्न होने के बाद इंटरव्यू लिया जाता है। इंटरव्यू का मतलब उसको देखना, उसका अवलोकन करना, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, अनुसंधान करना। यूनिट के क्वेश्चन सॉल्व कराओ। यूनिट के कौन सा है डियर? साक्षात्कार किसे कहते हैं? साक्षात्कार एक वह प्रणाली है जिसके अंतर्गत भिन्न भिन्न साक्षात्कारकर्ता विषय से संबंधित कुछ गंभीरता प्रश्न करते हैं और साक्षात्कारदाता यानी जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा है भावुक होकर अपनी भावनाओं को एक कहानी के रूप में अपने विचार प्रकट कर देते हैं। इस तरह निरंतर गति से विचार प्रकट करने से अनुसंधानकर्ता यानी इंटरव्यू लेने वाले के दिमाग में विशाल मात्रा में तथ्यों की प्राप्ति हो जाती है। आगे एन बसु के अनुसार इंटरव्यू में विषय विशिष्ट होता है, समय और धन को निर्धारित करना आवश्यक होता है। आगे नोट कर लीजिएगा, औपचारिक इंटरव्यू का मतलब क्या होता है? औपचारिक इंटरव्यू देखिए, औपचारिक साक्षात्कार क्या होता है तो इसमें देखना, इसमें पहले से कुछ प्रश्न पहले बना लिए जाते हैं। औपचारिक में क्या होता है, पहले से ही जो पूछना उसकी लिस्ट बना दी जाती है। इसके अतिरिक्त नए प्रश्न
बनाने में शब्दों में परिवर्तन करने की भी छूट होती है। क्लियर? आगे सर सुमन को रिप्लाई देना मत देना, पहले प्रश्न क्या है वो तो पता ही नहीं। आगे अब देखिए, इंटरव्यू जो होता है इसके क्या गुण होते हैं इंटरव्यू के। पहला, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, यानी इंटरव्यू के जरिए व्यक्ति के सामने वाले के मन में क्या है वो जानने का ये नजरिया होता है। अमूर्त घटनाओं का अध्ययन, यानी जो घटना हकीकत में नहीं है उनके बारे में सोच विचार के उसके बारे में उसकी स्किल्ड को जाना जाता है। भूतकाल की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है इसमें। इंटरव्यू के जरिए पास्ट की कुछ चीज़ों को जोड़कर उसके संबंध में उनकी भावनाओं को समझना, और इसमें व्यक्ति की गोपनीय बातों का भी अध्ययन किया जाता है इंटरव्यूज के समय। ठीक है, आगे देखिए, अनुसूची। प्रश्न आ गया कि भाई अनुसूची क्या होती है, उसको परिभाषित कीजिए अनुसूची के। तो देखिए, गुड एंड हर्टे के अनुसार अनुसूची प्राय ऐसे प्रश्नों के समूह पर होने वाला नाम है जिन्हें एक इंटरव्यू करता किसी अन्य व्यक्ति के आमने सामने की स्थिति में प्रश्न पूछता है और भरता है। अनुसूची का मतलब पहले से तैयार हुए प्रश्न होते हैं, इंटरव्यू करता इंटरव्यूअर से पूछता है और उसको पूछकर वो डाटा अपनी कॉपी में भरता है, तो वो अनुसूची इंटरव्यू कहलाता है। ठीक है सर, इसमें मैथमेटिकल क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे ना? आएंगे, हाँ, और कुंदन भी यही कह रहे हैं। 5वीं यूनिट में आपके जैसे बहुलक है, माध्य है, समांतर माध्य है, यही प्रश्न है आपके। और जैसे मैंने मॉडल पेपर बताया था ना, उसमें ये प्रश्न दिए हुए हैं। ठीक है, और कोशिश करूंगा अगर हुआ आज तो। आगे देखें, अनुसूची किसे कहते हैं, तो अब समझ लीजिए। अनुसूची वह प्रश्नों का समूह है जिससे अनुसंधानकर्ता स्वयं क्षेत्र में ले जाते हैं और संबंधित लोगों से पूछ कर विभिन्न तरह के सामाजिक सांस्कृतिक तत्वों को एकत्रित करके समाज का चित्र प्रस्तुत किया जाता है। यानी जैसे मैं आपके लोकेशन में आकर आपसे प्रश्न पूछकर जो मैं डाटा तैयार करूंगा, जो लिस्ट बनाऊंगा, वही अनुसूची कहलाती है। ठीक है ना? आगे देखिए, अब अवलोकन अनुसूची और मूल्यांकन अनुसूची, इन दोनों में क्या डिफरेंसेज होता है दोनों में? तो देखिए, अवलोकन अनुसूची में अवलोकन अनुसूची के प्रयोग में अनुसंधानकर्ता को क्षेत्र में पूछ कर सामग्री एकत्रित करनी नहीं पड़ती, बल्कि स्थिति और सामाजिक घटनाओं को देख कर वह निरीक्षण करके अनुसूची को पढ़ता है। सही बात है। अवलोकन अनुसूची में क्या होता है कि वो पूछता नहीं है, वो उस क्षेत्र में जाता है, देखता है, समझता है और नोट करता है। जबकि मूल्यांकन अनुसूची को श्रेणीबद्ध और निश्चितीकरण अनुसूची भी कहते हैं, और ऐसी अनुसूची का प्रयोग मूल्यांकन की दृष्टि से किया जाता है, और इसका प्रयोग समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, व्यावसायिक निर्देशन और सामाजिक कल्याण संबंधी कार्यों में पूछ कर किया जाता है। सर, नाम का फुल फॉर्म भी आएगी? हाँ, लेकिन बुक का नाम जरूर आएगा, बुक का नाम आप याद रखना। ठीक है, माध्यम से इस बात को बहुत संभव अमुक समाज में समस्याओं के होने के मूल कारण जानने होते हैं। अब देखिए, अब हम पढ़ रहे थे अनुसूची, तो अनुसूची का क्या महत्व है अपने टॉपिक में? तो देखिए, स्मरण शक्ति के संचय का साधन, यानी रिमेंबर, रिकॉल, मेमोरी, स्मरण शक्ति के संचय का साधन। इसमें अनुसंधान करता हर प्रश्न के सम्मुख वार्तालाप और परिवेश की जांच पड़ताल के आधार पर उत्तरों को भरता रहता है। हर सूची को लिपिबद्ध करने के कारण उसे याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वो लिस्ट बढ़ाते जाता है ना, पढ़ते पूछते पूछते लिस्ट बढ़ जाती है, तो अवलोकनकर्ता को याद रखने की जरूरत नहीं होती है। पहला फायदा। दूसरा, गहनतम अध्ययन संभव होना। डीपली अध्ययन जो है ना, वो इसी के जरिए होता है, क्योंकि लिस्ट बनती है। अनुसूची एक वह प्रणाली है जिसके अंतर्गत जीवन के विशिष्ट पहलुओं को सूक्ष्म ढंग से अध्ययन किया जाता है। ठीक है, हिंदी साहित्य फोर्थ सेमेस्टर की क्लास सोशियोलॉजी के एग्जाम होने के बाद आएगी। ठीक है, आगे देखिए, तीसरा इसका गुण समझ लीजिएगा। देखिए, व्यक्तिगत संपर्क की स्थापना
संबद्ध इस प्रणाली के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता समाज के भिन्न भिन्न लोगों के साथ संपर्क में रहता है तथा भिन्न भिन्न तरह के सामाजिक सांस्कृतिक सूचनाओं को एकत्रित करता है, तभी जाके अनुसूची प्रणाली बनती है। लास्ट है, मतलब नेक्स्ट जो है वो है प्रश्नावली से आप क्या समझते हैं? प्रश्नावली यानी प्रश्न पूछ के जो हम डाटा एकत्रित करते हैं वो प्रश्नावली प्रणाली होती है। देखिए, श्रीमती पीवी यंग के अनुसार प्रश्नावली प्रश्नों की वह सूची है जिसके द्वारा विस्तृत और विकेरे क्षेत्र में बिना अनुसंधानकर्ता के साधारण और शिक्षित व्यक्तियों से कम सूचना सरलता से एकत्रित की जाती है। या दूसरे शब्दों में कहें तो प्रश्नावली वह प्रश्नों का समूह है जिससे अनुसंधानकर्ता सूचनाकर्ता को डाक की सहायता से भिजवा देता है और भिन्न भिन्न तरह के सामाजिक सांस्कृतिक तथ्यों को प्राप्त करने के पश्चात वह समाज का सामाजिक सांस्कृतिक चित्र प्रस्तुत कर देता है। इस प्रणाली में सबसे बड़ा गुण यह है कि इसके आधार पर कम समय और धन की लागत के आधार पर विशालतम जनसंख्या का अध्ययन किया जा सकता है। श्रीमती पीवी यंग ने इसे स्वयं प्रशासित प्रणाली के नाम से भी संबोधित किया है। समझ में आ गया? मतलब प्रश्नावली प्रणाली का मतलब होता है कि एक प्रश्नों की लिस्ट बनाई जाती है और उसको जिससे हमें जानकारी प्राप्त लेनी है उनके समक्ष भेज दिया जाता है और वो उन प्रश्नों के उत्तर देता है, तो उन प्रश्नों के उत्तर से हमारी आवश्यक सामग्री में प्राप्त हो जाती है। तो यही प्रश्नावली प्रणाली कहलाती है। ये जितेंद्र, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना वो मॉडल पेपर में मैंने अपलोड किए हुए, शायद आपने देखे होंगे, नहीं देखे तो प्लेलिस्ट चेक कर लेना, ठीक है। आगे देखिए, यस क्वेश्चनरी इन द लिस्ट फॉर्म बिल्कुल करेक्ट है। समाज को ज्ञात करना हो अर्थात स्वतंत्र या यथार्थ उत्तर प्राप्त करना हो तो इस टेक्निक क्वेश्चनरी मेथड का यूज किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए, प्रश्नावली तथा अनुसूची, इन दोनों में कोई अंतर अगर पूछा जाए तो क्या कहोगे? तो देखिए, अनुसूची में ज्यादा समय लगता है, प्रश्नावली में नहीं। देखो, समय का अंतर पहला तो, क्योंकि प्रश्नावली के द्वारा अध्ययन करने में समय कम लगता है, जबकि अनुसूची के द्वारा प्रश्न पूछ के अध्ययन करते तो समय ज्यादा लगता है। दूसरा, धन खर्च, अब ये भी सही है क्योंकि प्रश्नावली के द्वारा शोधकर्ता में धन लागत अनुसूची की तुलना में बहुत कम लगती है। नेक्स्ट है प्रश्नावली विधि के गुण। देखिए, विद्वानों ने प्रश्नावली विधि की महत्वता स्पष्ट करने के लिए भिन्न भिन्न तरह की विचारधाराएं प्रकट की, लेकिन इसमें निम्नलिखित जो मुख्य है वो बता रहा हूं। देखिए, पहला, विशालतम जनसंख्या का अध्ययन अगर करना हो तो प्रश्नावली विधि काम आती है, क्योंकि इसके आधार पर बड़ी जनसंख्या, बड़े समाज का अध्ययन संभव होता है और मात्र प्रश्न भेजने होते हैं तथा उत्तर प्राप्त करना होता है, तो ये बहुत फायदेमंद है। क्लियर? आगे देखिए, समय और धन की बचत संभव, क्योंकि प्रश्नावली वह प्रणाली है जिसके आधार पर कम से कम समय में और कम धन की लागत पर सामग्री का संकलन संभव हो पाता है, ठीक है। इसी तरह से बात करें तो स्वतंत्र और यथार्थ सूचनाएं संभव, इसके आधार पर लोग अपनी विचारधाराओं को स्वतंत्रता पूर्वक प्रकट करते हैं, जिससे यथार्थताएं स्वतः ही प्रकट होने लगती है। अनुसंधानकर्ता सूचनादाताओं के सम्मुख न होने के कारण वे अपने विचार को सहज रूप में, जैसे मैं कोई प्रश्न बना रहा हूँ और वह प्रश्न आपको मैं दे रहा हूँ पोस्ट के जरिए, और आप उस प्रश्न का उत्तर दोगे तो निसंकोच और बिना बेझिझक के आप उन प्रश्नों का उत्तर दोगे, तो अब मुझे आपके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आपके पास आने की जरूरत नहीं, वो प्रश्न मेथड के जरिए मैंने कर लिया, तो समय और धन दोनों की बचत। आगे देखिए, प्रश्नावली के प्रकार कौन से करते हैं? अनुसंधानकर्ता जो प्रश्नावली मेथड अपनाता है इसके प्रकार कौन कौन से? तो देखिए, एक है तथ्य संबंधी प्रश्नावली, मत और मनोवर्ती प्रणाली, संरचित प्रणाली, प्रतिबंधित प्रणाली और मिश्रित प्रणाली। 5 याद रख लीजिएगा। अब बात करते हैं इसके बाद मोस्ट यूनिट 4 से। यूनिट 4 देखिए, निर्देशन से क्या समझते हैं? निर्देशन, तो देखिए, स्नेडर के अनुसार केवल कुछ पौंड कोयलों की जांच के आधार पर एक गाड़ी कोयला स्वीकार या रद्द किया जा सकता है। केवल एक बूंद रक्त की जांच करके एक रोगी के विषय में चिकित्सक निष्कर्ष निकाल सकता है।
तो निर्देशन ऐसी ही युक्ति है जिसके द्वारा केवल कुछ इकाइयों का निरीक्षण करके वृद्ध मात्रा में जाना जा सकता है। कितना बढ़िया सिंपल समझा यहाँ पर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पर देखो सिंपल सा कहा गया है कि निर्देशन का मतलब होता है जैसे बहुत बड़ी भंडार में से छोटी चीज़ों को हम अपने हाथ में लेना, उसका निरीक्षण करके इंस्ट्रक्शन देना। जैसे उदाहरण समझाए ना, तो ये बड़ा सिंपल तरीका होता है। सर अंत विषयक प्रश्न किस यूनिट से आएगा? अंत विषयक थोड़ा कंफ्यूजन है। अंत विषयक मतलब क्या? आगे देखिए, प्रतिवेदन लेखन क्या है? प्रतिवेदन लेखन, तो प्रतिवेदन लेखन के बारे में नोट करना कि प्रत्येक सामाजिक अनुसंधान या शोध का आधार वैज्ञानिक पद्धति है। जो शोध किया जाता है इसमें वैज्ञानिक पद्धति जरूरी होती है, और प्रविधियों के द्वारा यानी तकनीकी विधि मेथड के द्वारा तथ्य संकलित हैं। तथ्यों का ढेर स्वयं कुछ नहीं कर सकता जब तक कि उसका वर्गीकरण और सारणीय न किया जाए। केवल वर्गीकरण या सारणीयन भी निरर्थक है जब तक कि इसके आधार पर तथ्यों का विश्लेषण व व्याख्या करके कुछ वैज्ञानिक निष्कर्ष न निकाले जाए। इन निष्कर्षों को यदि सर्वेक्षण करता या शोधकर्ता दिमाग में भरकर रखते हैं तो उससे न तो विज्ञान और न ही किसी और का भला हो सकता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि संपूर्ण सर्वेक्षण व शोध कार्य के उद्देश्य, क्षेत्र, प्रयुक्त पद्धति एवं प्रविधियों का संकलन, तथ्यों का विवरण, विश्लेषण और व्याख्या तथा निष्कर्ष एवं सुझावों को एक लिखित रूप में दिए जाए जिससे कि वह विज्ञान की एक धरोहर बन सके। दूसरे शब्दों में कहें तो विज्ञान उसी विषय के संबंध में फिर से अनुसंधान कर उसके निष्कर्ष की पुनः परीक्षा कर सके और निष्कर्ष और सुझावों के आधार पर सामाजिक योजना और सुधार की रूपरेखा तैयार की जा सके। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संपूर्ण सर्वेक्षण का एक लिखित विवरण तैयार किया जाता है और यही सर्वेक्षण शोध रिपोर्ट कहलाती है। यस, सैम्पलिंग सिंपल शॉर्ट में अगर बात करें तो सर्वेक्षण रिपोर्ट का मतलब होता है किसी जगह पे सर्वे करना, उसके लिए अलग अलग मेथड, अलग अलग तकनीकी अपनाना और हमें सर्वे करना, और सर्वे करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार करना। बस यही है वो, शॉर्ट एंड सिंपल में। आगे देखिए, अनुगामी पत्र क्या है? अनुगामी पत्र क्या है? किसी काम को जारी रखने के तौर पर किया गया काम अनुवर्ती कहलाता है। एक काम किया जा रहा है, उसके काम को याद रखने के लिए दूसरा काम जो होता है वो अनुवर्ती कार्य कहलाता है। देखिए, किसी काम को जारी रखने के तौर पर किया गया काम अनुवर्ती कार्य, जैसे अनुगामी पत्र आरंभिक मुख्य पत्र के 11 दिन बाद भेजा जाता है कि भाई जो काम किया जा रहा है उसके पीछे दूसरा काम भी याद रहे। अनुगामी पत्र ये पूछा जा सकता है, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। परिभाषा, निर्देशन की परिभाषा क्या होती है? निर्देशन, निर्देशन की परिभाषा नोट कर लेना। देखिए, श्री फेयरसाइड ने लिखा है कि एक निश्चित संख्या में व्यक्तियों, मामलों या निरीक्षण को एक समय विशेष में से निकालने की प्रक्रिया या पद्धति या अध्ययन समूह में से किसी एक को चुनना निर्वाचन पद्धति कहलाता है। सिंपल सी बात है, बहुत सारे लोगों में से कुछ लोगों का सिलेक्शन करना, जैसे इलेक्शन होता है ना, निर्वाचन, निर्वाचन समझते हैं? इलेक्शन, बहुत सारे लोग चुनाव में भाग लेते हैं और जीतता एक ही व्यक्ति है। अब बहुत सारे क्षेत्रों में से हजारों खड़े होते हैं लेकिन बहुत कुछ लोग ही चुने जाते हैं, तो इसको चुनना कहलाता है निर्देशन। क्या कहलाता है? निर्देशन। आगे देखिए, परिभाषा हम समझते हैं अभ्यंश निर्देशन क्या होता है। देखिए, यहूदा याकूब ने कहा है कि अभ्यंश निर्देशन का प्राथमिक लक्ष्य ऐसे निर्देशन का चयन करना है जो ऐसे समग्र लघु रूप में है जिसका सामान्यीकरण किया जा सके, यानी इक्वल, इसे समग्र प्रतिनिधित्व करने वाला कहा जाता है। उद्देश्यपूर्ण निदर्शन के 2 गुण लिखिए। तो देखो, व्यक्तिगत पक्षों से स्वतंत्र प्रणाली
इससे क्या होता है, व्यक्तिगत पक्ष की स्वतंत्र प्रणाली है, यानी इस प्रणाली के आधार पर संबंधित तथ्यों को एकत्रित किया जाता है और व्यर्थ के असंबंधित तथ्यों को या सूचनाओं को छोड़ दिया जाता है। दूसरा, अत्यधिक प्रतिनिष्पादक प्रणाली, यानी यह प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसमें उद्देश्य से संबंधित इकाइयों या सूचनाओं से तथ्य लेने से समाज का प्रस्तुत किया गया चित्र या अन्य प्रणालियों की तुलना में ज्यादा प्रतिनिध्यात्मक होता है। अब देखिए, टिपेंट संख्या क्या है, यह प्रश्न आ सकता है। टिपेंट देखिए सर, देव निर्देशन निर्देशन में क्या फर्क है? हाँ जितेंद्र, ये पक्का प्रश्न आएगा क्योंकि ये हमने इससे पहले वाले मॉडल पेपर में आपको करवाया था। अब देखिए यहाँ पर टिपेट प्रणाली, प्रोफेसर टिपेट ने ये बनाई है इसलिए इसका नाम दिया है। 4 अंकों वाली यानी 10400 संख्याओं की एक सूची बनाई गई थी। उन संख्याओं में देव निर्देशन पद्धति में प्रयोग करने के उद्देश्य से सुनिश्चित किया गया था। ये संख्याएं बिना किसी क्रम के कई पृष्ठों में लिखी गई, बार 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 बार। जब अनुसंधानकर्ता को अपने अध्ययन के लिए निर्देशन चुनना था यानी सिलेक्शन करना था, तो वह प्रोफेसर टिपेट के द्वारा बनाई गई सूची के किसी भी पृष्ठ से लगातार उतनी संख्या ले लेता था जितनी संख्या में उसे निर्देशन चुनना था। 20 में कोई संख्या नहीं छोड़ी जाती थी, तो इसलिए इसको टिपेट प्रणाली कहा जाता है, जहां 10,400 संख्या नोटेड होती है। ये आप ध्यान रख लीजिएगा। आगे देखिए, आपने कहा देव निर्देशन, चलो समझते हैं देव निर्देशन। देखिए, देव निर्देशन यदि समग्र में से इकाई या लोगों का चुनाव आकस्मिक ढंग से हो, बहुत बड़ी भीड़ में से अचानक कुछ लोगों का चयन करना हो और हर इकाई को सुने जाने की संभावना रहती हो, किसी भी इकाई को व्यक्तिगत रूप में महत्व प्रदान नहीं किया जाता हो, तो उसे देव निर्देशन कहते हैं। समझ में आया? मतलब बड़ी भीड़ में से अचानक से किसी का चयन करना हो और जिनका चयन करोगे तो वो उस जगह के हर जाति समुदाय का प्रतिनिधित्व भी करने वाला हो, तो ऐसे चयन को कहते हैं देव निर्देशन। इस प्रकार का अनुसंधान की प्रणाली में इकाइयों का चुनाव मनुष्य के हाथों से निकलकर देव योग के द्वारा होता है, क्योंकि अब ये तो गॉड ही कर सकता है ना, गॉड गिफ्टेड, कि अचानक से सिलेक्शन करना है इसी भीड़ में से, और जिनका हम सिलेक्शन करें वो सभी का प्रतिनिधित्व हो सके, ऐसा तो देव निर्देशन ही होगा। इसमें बिना किसी पक्षपात के इधर उधर के इकाइयों का चुनाव करना होता है। अलग अलग विद्वानों ने देव निर्देशन के भिन्न भिन्न अर्थ दिए, मगर उनमें निम्नलिखित मुख्य है। तो देखिए, संयोग के आधार पर प्रतिनिधित्व इकाइयों का चुनाव करना, संयोग अचानक से संयोग ही होगा ना, ठीक है। आगे, इसी कारण इसे कई बार अव्यवस्थित निर्देशन प्रणाली भी कहते हैं। WM हर्बर ने कहा है कि एक देव निर्देशन वह निर्देशन है जिसका चयन इस प्रकार हुआ हो कि समग्र की प्रत्येक इकाई को सम्मिलित होने के समान अवसर प्राप्त हो। लेकिन जबकि गुटे और हटे के अनुसार बात करें तो एक देव निर्देशन में समग्र की इकाइयों को इस प्रकार से क्रमबद्ध किया जाता है कि चयन प्रक्रिया उस समग्र इकाई का चुनाव समान संभावना हो, यानी सभी का प्रतिनिधित्व संभव हो। ये लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सर, स्क्रीनशॉट लेना है, टाइम दो। ओके, ले लो, हमने कहाँ मना किया आपको। लो, ऊपर कर लेता थोड़ा, ठीक है। चलो आगे आ जाइए। असंभावित निर्देशन अब क्या होता है वो जान लो। असंभावित निर्देशन में संभावनाएं और सहयोग का कोई महत्व नहीं होता है, यानी इसमें उससे बिल्कुल अलग है। संभावना नहीं कि मैं अचानक सिलेक्शन करूंगा और
वो व्यक्ति सबका प्रतिनिधित्व करेगा, नहीं। संयोग का कोई महत्व नहीं, इसलिए इसे असंभावित निर्देशन कहते हैं। असंभावित निर्देशन संभावित निर्देशन के विपरीत होता है और इसमें निर्देशन की इकाइयों का चयन अनुसंधानकर्ता की इच्छा पर निर्भर करता है। इसमें न तो प्रत्येक इकाई के निर्देशन में सम्मिलित होने के और न ही उसके चुने जाने की संभावना होती है। इसमें तो अध्ययनकर्ता उन इकाइयों का ही सिलेक्शन करता है जो अध्ययनकर्ता के विषय और समस्या एवं सुविधाओं के अनुरूप हो। ठीक है, आगे आकस्मिक निर्देशन विधि का वर्णन कीजिए। तो देखिए, आकस्मिक निर्देशन जोधा और अन्य के अनुसार ये एक ऐसी पद्धति है जिसमें तथ्यों का संकलन करने से पहले अनुसंधानकर्ता इकाइयों का चयन नहीं करता, बल्कि तथ्यों का संकलन की प्रविधि के साथ अध्ययन क्षेत्र में पहुंच जाता है। आगे, इस निर्देशन में अध्ययन विषय का चुनाव करने के बाद अध्ययनकर्ता अनुसूची बना लेता है, एक लिस्ट बनाकर अध्ययन क्षेत्र में जाकर जो भी व्यक्ति मिले उनसे तथ्यों का संकलन करना प्रारंभ कर देता है। यदि पहली जानकारी नहीं देता तो दूसरे से, और दूसरा नहीं देता तो तीसरे से तथ्य संकलित करता, और इस तरह से इसमें अध्ययनकर्ता के द्वारा अपनी सुविधा के अनुसार निर्देशन का चुनाव किया जाता है। इसमें संभावित निर्देशन की तरह कोई कठिन या विशेष प्रक्रिया नहीं। यह विधि पूर्णतः अवैज्ञानिक और अनुसंधान में से काम में नहीं लिया जाता, क्योंकि न तो ये प्रतिनिधित्व करती है और न ही ये तकनीकी विश्वसनीय है, क्योंकि इसमें समग्र की सभी इकाइयों को निर्देशन में आने का अवसर नहीं मिलता है। इस विधि का प्रयोग तभी किया जाता है जब समग्र स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं होता है, निर्देशन की इकाई स्पष्ट नहीं होती है, जब पूर्ण स्रोत सूची प्राप्त नहीं होती है, तब इसका यूज किया जाता है। समझ में आ गया? अब देखिए, उद्देश्यपूर्ण निर्देशन, इस प्रणाली को सब स्तर प्रणाली भी कहते हैं, क्योंकि यह एक अनुसंधानिक प्रणाली है। इसमें अनुसंधानकर्ता समग्र के संपूर्ण लक्षणों से पूर्ण रूप से परिचित होकर निर्देशन का चुनाव करता है। इससे लोगों के चुनाव में पूर्वाग्रह या पक्षपात का जन्म नहीं होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो उद्देश्यों से संबंधित इकाइयों में से इकाइयों का चुनाव करना ही तथ्यों को प्राप्त करना उद्देश्यपूर्ण निर्देशन कहलाता है। उदाहरण के लिए, मजदूर की जीवन प्रणाली का निर्देशन करना हो तो उसकी ही सूची तैयार की जाएगी तथा उन्हीं में से 20% लोगों का चुनाव करके उनसे पूछा जाएगा, उनसे आंकड़े एकत्रित किए जाएंगे और समाज को प्रस्तुत किए जाएंगे। अब देव निर्देशन सुनने की लॉटरी प्रणाली। देव निर्देशन में सिलेक्शन किया जाता है ना, अचानक से भीड़ में से 10 लोगों को सिलेक्ट करना जो सभी का प्रतिनिधित्व करे, तो ये लॉटरी प्रणाली ही हो गई। देखिए, लॉटरी प्रणाली समग्र की समस्त इकाइयों के नाम या नंबर कागज की शीट या छोटे स्कोर कार्डों पर लिखकर किसी बर्तन या बोरे में डालकर अच्छी तरह हिलाकर फिर आंखें बंद कर उतने कार्य या शीट निकाल दिए जाते जितनी इकाई निर्देशन लेना हो। यानी वो ड्रॉ करते ना, शीट या नाम के लिख दी और डाल दी और फिला के कहा कि अब इसमें से निकालो, तो ये एक लॉटरी तरह भी होती है। आगे बात करते हैं देव निर्देशन के लक्षण। तो अनुसंधानकर्ता समग्र की समस्त इकाइयों में विशेष से परिचित हो ताकि उससे पहले ही यह ज्ञात हो कि कौन सी इकाई का क्या गुण है। निर्देशन का चुनाव किसी विशिष्ट उद्देश्य को सामने रखकर ही अनुसंधानकर्ता अपनी इच्छा अनुकूल निर्देशन का चुनाव करता है। बहुत बड़े अध्ययन क्षेत्र से निर्देशन चुनने के लिए बहुस्तरीय निर्देशन ले लिया जाता है और उसका चुनाव प्रक्रिया कई स्तरों से गुजरती है। तथ्य की व्याख्या से आप क्या समझते हैं? देखिए, श्रीमती यंग के अनुसार तथ्य यानी फैक्ट क्रमबद्ध विश्लेषण का कार्य एक ठोस बौद्धिक भवन का विचार के एक संगठन का निर्माण करना है जो एकत्रित तथ्यों को उसके उचित स्थान या संबंधों में प्रतिस्थापित करने से सहायक होता है ताकि सामान्य निष्कर्षों को निकाला जा सके। इस प्रकार तथ्यों के विश्लेषण के बिना किसी भी विषय या घटना के कार्य कारण संबंध की व्याख्या संभव नहीं, और इस प्रकार की व्याख्या के बिना न तो विज्ञान की कोई उन्नति संभव है और न ही वास्तविक विज्ञान की। ये विश्लेषण व व्याख्या के आधार पर भी वास्तविक वैज्ञानिक नियमों को प्रतिपादित किया जा सकता है। पुराने सिद्धांतों या नियमों की परीक्षा करने, नवीन सिद्धांतों नियमों को प्रतिपादित करने अथवा पुराने सिद्धांत या नियमों
को गलत प्रमाणित करने के लिए एकत्रित तथ्य का विश्लेषण व व्याख्या आवश्यक है। स्वयं तथ्य मुख होते हैं, वे कुछ नहीं करते कहते, पर उनका क्रमबद्ध विश्लेषण और व्याख्या करके उन्हें मुखरित किया जा सकता है, यानी फैक्ट। क्या कहेंगे? फैक्ट वाली बातें। आगे, द्वितीय तत्वों के स्रोत क्या है? तो देखिए, द्वितीय तत्वों के स्रोत, तो द्वितीय को प्रलेखीय स्रोतों के अंतर्गत विद्वानों के द्वारा लिखित ग्रंथ, सर्वेक्षण रिपोर्ट, संस्मरण, यात्रा वृतांत, पत्र, डायरी, ऐतिहासिक प्रलेख, सरकारी आंकड़े एवं रिकॉर्ड, अन्य अप्रकाशित रिकॉर्ड भी द्वितीय तत्वों फैक्ट में शामिल होते हैं। तथ्य क्या है? अब शॉर्ट सिंपल तथ्य यानी फैक्ट। सरल भाषा में तथ्य उन्हीं क्रियाओं, घटनाओं या सामग्री को कहते हैं जो हमारे सामने घटित होते हैं, अर्थात जिन्हें घटित हुए देखा जा सकता है, जिन्हें मानव इंद्रियों के द्वारा अनुभव किया जा सके। इसी तरह मनुष्य के उद्वेग, संवेदना, भावनाएं, विचार इत्यादि भी इसी तरह के तथ्य ही होते हैं, और मानव के मन की कल्पनाएं जो लोगों के द्वारा प्रकट की जाती है, वे तथ्यों के अंतर्गत ही आती है। जीवन में भिन्न भिन्न तरह के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक घटनाएं घटित होती रहती है, जिनसे संबंधित सभी तरह की क्रियाएं या प्रक्रियाओं के अंतर्गत ही वर्गीकृत किए जा सकते हैं। आगे देखिए, तथ्य को परिभाषित कैसे करें? परिभाषा देखिए, फेयर साइड के अनुसार तथ्य वह जटिल घटना है जिसमें अवलोकनकर्ता और मानव के विषय में अधिकाधिक सहमति पाई जाए। इसी तरह अमेरिकी कॉलेज शब्दकोश के अनुसार जो कुछ वास्तव में सत्य रूप में घटित हुआ है वही घटना तथ्य कहलाती है, मतलब फैक्ट कहलाती है। तथ्यों के संपादन का तरीका, तो तथ्यों को कैसे संपादित करते हैं? पहले सूचनाओं की जांच करेंगे, अनावश्यक तथ्यों को निकालेंगे और सूचनाओं को क्रमबद्ध करेंगे, तो यही तथ्यों का संपादन कहलाता है। नेक्स्ट है संकेतन क्या है? इसके अंतर्गत व्याख्यात्मक उत्तरों को अनेक संकेतों, प्रतीकों या अंकों की सहायता से संक्षिप्त और व्यवस्थित करने का जो प्रयत्न किया जाता है वही संकेतक कहलाता है। किसी बड़े सामग्री को, अध्ययन को संकेतों के जरिए समझना। इन संकेतों, प्रतीकों अथवा अंकों के वास्तविक अर्थ को केवल उनके प्रयोग करने वाला व्यक्ति ही समझता है। इसके फलस्वरूप संकलित तत्वों में गोपनीयता का गुण बना रहता है। तथ्यों के संकलन की प्रविधियों के नाम, तो पहला है साक्षात्कार। तथ्यों के संकलन का याद रखना, साक्षात्कार, अनुसूची, निरीक्षण यानी अवलोकन, प्रश्नावली और निर्देशन, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये नोट कर लेना। आगे, एक अच्छी सारणी की क्या विशेषता है? इंडेक्स। एक अच्छी सारणी की विशेषता, पहला है सारणी स्पष्ट और सरल होती है। इसका आकार समुचित, अर्थात बहुत कुछ विस्तृत, अर्थात न बहुत बड़ा हो और न ही अधिक संक्षिप्त हो। यह सारणी आकर्षक और प्रभावशाली होती है। यह एक अच्छी सारणी की तुलना में आसानी से समझी जा सके। यह उद्देश्यों के साथ मेल खाती हो। यह सत्य और प्रामाणिकता पर आधारित होती है। इसमें अलग अलग लक्ष्यों को बताने के लिए दोहरी अलग प्रणाली वाली रेखाओं को खींचा जा सकता है। आगे, अनुसंधान प्रतिवेदन के मूल अवयव कौन कौन से हैं? तो नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में छोटा प्रश्न आएगा ये। अनुसंधान प्रतिवेदन के मूल अवयव: भूमिका या प्रस्तावना, अध्ययन की विधियां, सामग्री प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण, व्याख्या एवं सारणी और मतलब सारांश और निष्कर्ष। रिपोर्ट तैयार करने में गुडे और हर्ट के विचार बताइए। सर्वश्री गुडे और हर्ट ने उचित ही लिखा है कि स्पष्टतया यह प्रतीत होता है कि एक रिपोर्ट को लिखना एक सरल कार्य होगा, क्योंकि यह तो केवल मात्र पूछे गए प्रश्नों और प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त प्रविधियों या अंतिम रूप से विकसित उत्तरों को एक विवरण मात्र है। वास्तव में वह काम शायद ही सरल हो। दूसरे शब्दों में, रिपोर्ट का मतलब शोध या सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करना उतना सरल कार्य नहीं जितना कि ऊपरी तौर पर देखा जा सके। अब देखिए यूनिट 5, जिसका आप सभी इंतजार कर रहे थे। तो देखिए यूनिट 5, सांख्यिकी विधि का क्या महत्व है? सांख्यिकी यानी आंकड़ों की विधि, सांख्यिकी। तो देखिए सांख्यिकी विधि का महत्व समझिएगा अच्छे से। इसके द्वारा तथ्यों का प्रमाणित किया जाता है, प्रमाणन किया जाता है। संख्यात्मक विधि निष्पक्षता में वृद्धि करती है, यानी पक्षपात नहीं होता कोई भी डाटा तैयार करते तो। इसमें तुलनात्मक अध्ययन संभव होता है, यानी कंपेयर किया जा सकता है आंकड़ों का।
ये विधियां भविष्य के अनुमान प्रदान करती है। कौन सी विधियां? सांख्यिकी। सांख्यिकी की कोई दो सीमाएं अगर पूछा जाए एग्जाम में, नोट करना कि भाई सांख्यिकी विधि की दो सीमाएं बताइए। सांख्यिकी विधि की दो सीमा बताइए, तो नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें व्यक्तिगत विशेषताओं का अध्ययन नहीं होता, सिर्फ आंकड़ों का अध्ययन होता है। और ये गहन अध्ययन के लिए उपयुक्त तो नहीं होती है, क्योंकि डीपली अध्ययन के लिए अवलोकन होता है, ये तो आंकड़ों से संबंधित होती है। इसमें गुणात्मक पक्ष का अध्ययन नहीं होता, सिर्फ मात्रा, काउंटिंग, क्वालिटी नहीं, सिर्फ काउंटिंग, नहीं कहते ना, क्वांटिटी जो है वो यहाँ पर अध्ययन रहती है। इसमें गतिशील घटनाओं का अध्ययन नहीं किया जाता। तो ये जो है ना वो मोस्ट याद कर लीजिएगा। तो अब सांख्यिकी को कैसे परिभाषित करें, देखिए सांख्यिकी एक विज्ञान एवं कला है जिससे किसी भी अनुसंधान क्षेत्र सामाजिक, प्राकृतिक या आर्थिक से संबंधित समकों को विभिन्न कारकों से प्रभावित होते हैं का सामूहिक रूप से संग्रहण, वर्गीकरण, सारणीकरण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण, निर्वाचन एवं पूर्वानुमान किया जा सके और निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हो सकती है। अब देखिए ये प्रश्न आ जाएगा एग्जाम में और आता रहता बहुत बार कि बहुलक का सूत्र बताइए। आपको पता है ना, F1 माइनस F0, फिर होता है 2F1 माइनस F0 माइनस F1 इंटू आई। ये बहुलक का सूत्र है, याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आएगा कि बहुलक का सूत्र क्या है। बहुलक समझते हैं ना, किसी सारणी में जो सबसे ज्यादा बार आया हुआ है वो बहुलक कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुलक। ठीक है, आगे देखिए। अब माध्य की क्या विशेषता होती है, देखिए ये प्रश्न भी संभावित है। समानांतर माध्य के बीजगणितीय विश्लेषण, समांतर माध्य में निम्नलिखित बीजगणितीय गुणों पाए जाते हैं जिनके आधार पर उसका अन्य रीतियों में काफी प्रयोग होता है। जैसे समांतर माध्य से विभिन्न मूल्यों के विचलनों का बीजगणितीय जोड़ शून्य होता है। 2D यानी अंतराल, वर्ग अंतराल बराबर 0, 1। यह सिद्ध किया गया है कि माध्य से विचलनों का योग शून्य होता है और इसी गुण के आधार पर समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए लघु रीति का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, समांतर माध्य के लिए किए गए पद मूल्यों में विचलनों के यानी स्क्वायर को जोड़ न्यूनतम होता है, सिग्मा D2 यानी मिनिमम। दूसरे शब्दों में कहे, श्रेणी के किसी भी अन्य पद मूल्य x के बजाय विचलनों के वर्गों को जोड़ की तुलना में समांतर माध्य से लिए गए विचलन वर्गों का योग क्रम होता है, सिग्मा x माइनस एक्स बटे 2 सिग्मा x माइनस ए। आगे देखिए, मध्य के इस गुण का अपीकरण की प्रमाणन विचलन रीति, प्रवर्तन मापन की न्यूनतम वर्ग रीति सहसंबंध में प्रयोग होता है। यदि x n डबल x में से कोई दो माप मूल्य ज्ञात हो तो तीसरा अज्ञात मूल्य माप किया जा सकता है। मतलब ज्ञात यानी दो मूल्य दिए हुए और तीसरा पूछा जा रहा तो आराम से निकल सकता है। ठीक है, इस गुण के आधार पर समांतर माध्य और पदों की संख्या की गुणा 16 होती है। क्या होती है? 16। आगे देखिए, पदों की संख्या का अनुकूल मूल्य ज्ञात किया जा सकता है। अज्ञात रिक्त मूल्यों या आवर्तियों के निवारण तथा अशुद्धियों के निवारण के लिए इस गुण का प्रयोग किया जाता है। सिग्मा x बराबर n, सिग्मा x और n। अब इसको समझाऊंगा, आगे मेथड देखिए। आगे देखिए, यदि एक समूह के दो या दो से अधिक भागों के समांतर माध्य उसके पदों की संख्या ज्ञात हो तो उनके आधार पर सामूहिक समांतर माध्य ज्ञात किया जा सकता है। दो श्रेणियों के तत्व संबंधी मूल्यों के सभी गुणों के अंतरों और अंतर के बराबर होता है तो समांतर माध्य दो श्रेणियों के समांतर माध्यों के योग के बराबर होता है। अब देखिए, आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं? आंकड़े एक्चुअली दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राथमिक आंकड़े और एक द्वितीयक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े जो पहली बार किसी अनुसंधानकर्ता के द्वारा एकत्रित किए जाते हैं और अपने आप में मौलिक होते हैं, वो प्राथमिक आंकड़े होते हैं। जैसे खुद हम अपने उस क्षेत्र में जाते हैं और वहां से हम जो डाटा एकत्रित करते हैं वो प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। द्वितीयक आंकड़े हमारे द्वारा जो प्राप्त किए गए आंकड़े उसके आधार पर आंकड़ों को तैयार करना द्वितीयक आंकड़े। वे सूचनाएं जो पहले से अस्तित्व में हैं जिन्हें किसी पूर्व अनुसंधानकर्ता के द्वारा
एकत्रित किया गया था, जिन्हें प्रकाशित प्रपत्रों से प्राप्त किया जाता है, जैसे पत्र पत्रिकाओं से। द्वितीयक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े कैसे एकत्रित किए जाते हैं? देखिए, द्वितीयक आंकड़े निम्नलिखित साधनों के द्वारा एकत्रित किए जाते हैं, जैसे सरकारी पत्रों में पहले से डाटा लिया हुआ तो वहां से हम सिलेक्ट कर लेंगे, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशनों से सिलेक्ट कर लेंगे, समितियों या आयोगों की रिपोर्ट से हम आंकड़े तैयार कर लेंगे, अर्धशासकीय पत्रों से तैयार कर लेंगे, संस्थाओं या परिषदों के प्रकाशन से तैयार कर लेंगे, शोध ग्रंथों से या समाचार पत्र पत्रिकाओं से। सर मॉडल पेपर कहाँ है? मिल नहीं रहा है। मॉडल पेपर प्लेलिस्ट में तो डाला हुआ है। हाँ, मॉडल पेपर प्लेलिस्ट में ही है। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो ऐसा करना, जैसे ये क्लास खत्म हो जाती है तो आप कमेंट करना, तो वहाँ मैं मॉडल पेपर डाल दूंगा, ठीक है। और अन्य प्रकार अप्रकाशित स्रोतों से आंकड़े ज्ञात करना। देखिए, अब सांख्यिकी महत्व को स्पष्ट करना है, तो देखिए सांख्यिकी महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। यह तथ्यों को संख्यात्मक रूप में प्रकट करती है, यह जटिलता को बनाती है, व्यक्तिगत ज्ञान में वृद्धि करती है, यह तुलनात्मक अध्ययन व संबंध मापन को सरल करती है, यह नीति निर्धारण में सहायक होती है और भविष्य के लिए पूर्वानुमान में सहायक होती है। केंद्रीय प्रवृत्तियों को समझाइए। प्रत्येक समग्र श्रेणी में एक ऐसा बिंदु होता है जिसके आसपास अन्य समकों के केंद्रित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। यह मूल्य श्रेणी के लगभग केंद्र में स्थित होता है और उनके महत्वपूर्ण लक्ष्यों का प्रतिनिधित्व करता है। सांख्यिकी में संपूर्ण समक श्रेणी की केंद्रीय प्रवृत्ति की सरल और सारांश रूप में अभिव्यक्ति करने वाला प्रतिनिधित्व मूल्य केंद्रीय प्रवृत्ति का माप माध्य कहलाता है। सांख्यिकी माध्य एक ऐसा सरल और संक्षिप्त अंक है जो समग्र श्रेणी के प्रमुख अभिलक्षण विश्लेषण में प्रकाशित होता है। अब ये थ्योरी है ना, थोड़ा कट लगेगा, लेकिन मैं इसको जब प्रैक्टिकल समझाऊंगा ना तो इजी हो जाएगा। क्रॉक्सन और क्राउडेन के अनुसार माध्य समकों के विस्तार के अंतर्गत स्थित एक ऐसा मूल्य जिसका प्रयोग श्रेणी के सभी मूल्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। समकमलांक के विस्तार के मध्य में स्थित होने के कारण माध्य को केंद्रीय मूल्य का माप भी कहा जाता है। सिम्पसन व काप्का के अनुसार केंद्रीय प्रवृत्ति माप एक ऐसी प्रतिरूपी मूल्य है जो प्रारंभिक सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत जिसके द्वारा अन्य संख्या केंद्रित होती है, और यूल और कैंडल के अनुसार कहा गया है कि किसी आवृत्ति विवरण की अवस्थिति या स्थिति के मापन माध्य कहलाती है। ठीक है, उपरोक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि ऐसी अकेली संख्या जो श्रेणी के समकों का प्रतिनिधित्व करती है वो माध्य कहलाती है। माध्य में सभी विशेषताएं होती है जो श्रेणी के अन्य मूल्यों में पाई जाती है। माध्य को केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक इसलिए कहा जाता है क्योंकि व्यक्तिगत स्तर मूल्यों का अधिकतर उसके आसपास जमा होता है। इन विभिन्न नामों से पुकारा जाता है, जैसे केंद्रीय प्रवृत्ति का माप, सांख्यिकीय माध्य, प्रतिनिधित्व मूल्य। इसे उसी इकाई में व्यक्त किया जाता है जिसमें प्रारंभिक समक संग्रहित थे। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप इकाइयों विधियों के नाम लिखिए और केंद्रीय प्रवृत्ति के विभिन्न मापों का वर्णन कीजिए। ये नोट कर लीजिएगा एग्जाम के लिए। सांख्यिकी में निम्न प्रकार के माध्यों का अध्ययन किया जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्थिति संबंधी माध्य जिसमें बहुलक और माध्यिका आती है, गणितज्ञ माध्यक, समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य, वर्गीकरण माध्य या द्विघात माध्य, व्यापारिक माध्य, चल गतिमान माध्य, प्रगामी या संचयी माध्य और संग्रथित माध्य कंपोसाइट। ठीक है, माध्य को परिभाषित कैसे करेंगे तो देखिए, समांतर माध्य का अर्थ समांतर माध्य गणित के माध्यम में सबसे सरल और सबसे अधिक लोकप्रिय माप माना जाता है। दूसरे शब्दों में कहें, इसे अंकगणितीय माध्य या औसत माध्य भी कहा जाता है। दूसरे शब्दों में वह मूल्य जो किसी श्रेणी के समस्त पद मूल्यों के योग में पदों की कुल संख्या का भाग देने पर प्राप्त होता है समांतर माध्य कहलाता है। एग्जाम्पल करवाऊंगा, आगे देखिए। क्रॉक्स्टन और क्राउडेन के अनुसार किसी समकक्ष श्रेणी का समांतर माध्य उस श्रेणी के मूल्य को जोड़कर उसकी संख्या का भाग देने से प्राप्त होता है। और हॉरेस टेक्राइन्स कहता है कि एक समकक्ष माला के समस्त पदों में मूल्यों के योग में उसकी संख्या का भाग देने से प्राप्त संख्या माध्य कहलाती है। और प्रोफेसर मिल कहते हैं कि समांतर माध्य किसी विवरण या समांतर केंद्र है। सिम्पसन और कॉप्का कहते हैं कि केंद्रीय प्रवृत्ति का माप एक ऐसी प्रतिरूप मूल्य जिसका एक अन्य संख्या केंद्रित होती है।
सांख्यिकी में माध्यों का मूलभूत महत्व है। वास्तव में सांख्यिकी विश्लेषण अन्य बहुत सी रीतियों माध्यों पर आधारित है। माध्यों की सहायता से आंकड़ों की श्रेणी के सभी मूल्यों का सार प्रकट किया जाता है। सांख्यिकी में व्यक्तिगत इकाइयों का अलग अलग कोई महत्व नहीं, माध्यों के द्वारा सभी इकाइयों में सामूहिक रूप से पाए जाने वाले मुख्य लक्षण स्पष्ट हो जाते हैं, उसकी तुलना भी सरल हो जाती है। इस प्रकार माध्य सांख्यिकी में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। माध्य ज्ञान का सूत्र, तो सतत श्रृंखला में माध्य और माध्यिका की गणना के सूत्र देख लीजिए। सतत श्रृंखला में माध्य का सूत्र क्या है? x बराबर सिग्मा आई एक्स एन सतत संख्या में मूलक का सूत्र होता है। m यहाँ पर साइज ऑफ n/2 आइटम को व्यक्त करता है। माध्यिका का अर्थ स्पष्ट करें और माध्यिकांक को परिभाषित करना। देखिए, किसी समकक्ष श्रेणी को आरोही बढ़ते हुए और अवरोही घटते हुए में व्यवस्थित करने पर उसे श्रेणी में मध्य में जो मूल्य आता है वही माध्यिकांक कहलाता है। क्या कहलाता है? माध्यिकांक। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें 20 में अंक कौन सा है? ये 4, ये 4। 20 में कौन सा अंक है? 5। तो ये इस तरह से अंक क्या कहलाता है? माध्यिकांक। आगे देखें, कॉर्नर के शब्दों में माध्यिकांक समकक्ष श्रेणी का वह सर मूल्य जो समूह के दो बराबर भागों में इस प्रकार बांटता है कि एक भाग से सारे मूल्य मध्यांक से अधिक और दूसरे भाग में सारे मूल्य उससे कम। इस प्रकार मध्यांक व केंद्रीय मूल्य जो क्रमबद्ध माला को बराबर भागों में विभाजित करता है। प्रोफेसर ए.एल. ब्राउली के अनुसार यदि एक समूह के पदों को उनके मूल्यों के आधार पर क्रमबद्ध किया जाए तो लगभग 20 का मूल्य माध्यिका कहलाता है। उदाहरण के लिए, यदि 5 विद्यार्थियों की संख्या है, कितनी? 5 विद्यार्थियों की। देखिए, जैसे 11 15 11 15 18 25 और 32 दिख रही है। ओके, तो उनका माध्यिकांक 18 होगा। कैसे? तीसरे क्रम का अंक देखिए बिल्कुल मध्य में स्थित है। अब देखो सिस्टम से करते हैं। सिस्टम से कैसे करेंगे? देखो, इसको क्रम से किया 11 12, तो देखो इधर से 2 इधर से 2 दोनों छोड़ दिए, 20 में क्या आया? 18, तो 18 हो गया माध्यिकांक। माध्यिकांक का सूत्र और माध्यिकांक मापने की विधि देख लीजिए। माध्यिकांक का निर्धारण, व्यक्तिगत समक माला। व्यक्तिगत मूल्यों का माध्यिकांक ज्ञात करने के लिए निम्न प्रक्रिया अपनाई जाती है। जैसे सर्वप्रथम दिए गए मूल्यों को अवरोही और आरोही क्रम में अनुक्रमिक विन्यास करना। दोनों क्रमों के अनुसार केंद्र बिंदु एक ही होता है और मूल्य क्रम संख्या भी साथ साथ लिखनी देनी चाहिए। क्रमबद्ध करने के बाद निम्न सूत्र का प्रयोग माध्यिकांक ज्ञात किया जाता है। जैसे m बराबर साइज ऑफ यानी n/n+1 आइटम m माध्यिकांक मूल्य मीडियम पदों की संख्या बताता है। इस प्रकार उपयुक्त सूत्रों से केंद्रीय प्रवृत्ति में क्रम संख्या माध्यिकांक ज्ञात की जा सकती है। बहुलक तो पता है, जो ज्यादा बार आता है वो बहुलक कहलाता है। देखिए, बहुलक शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा की लो मोड से हुई, जिसका अर्थ है फैशन या रिवाज, जिसका प्रचलन अधिक हो गया। प्रचलन अधिक हो गया तो सांख्यिकी में भी जिस पद का यही अर्थ निकल जाता है, अर्थात बहुलक किसी समकक्ष मात्रा में अधिकतम आवर्ती वाला पद होता है। यह वह बिंदु होता है जहां संबंधित उससे अधिक संकेतिक होते हैं। इस प्रकार बहुलक सर्वाधिक घनत्व स्थिति सर्वाधिक आवृत्ति वाला पद मूल्य या मूल्यों के सर्वाधिक संकेतन के बिंदु का प्रतीक है। इसलिए बहुलक की स्थिति संबंधित माध्य कहा जाता है। टी कैनी व विकिम के अनुसार बहुलक वह मूल्य जो श्रेणी में सबसे अधिक बार आता है। बहुलक यानी जो बार बार आता है, किस चीज का सर्वाधिक आवर्ती मूल्य होता है। जैसे देख लो 4 5 2 1 3। अब बताइए सबसे ज्यादा कौन सी संख्या लिखी हुई है? सर वो देख लेंगे सर, आप सबल करो। सबल क्या है? सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का अलग वीडियो नहीं बन रहा है सोशियोलॉजी 4th सेमेस्टर इंग्लिश मीडियम के लिए। इंग्लिश मीडियम के लिए
सर जी थोड़ा जल्दी लगाया करो, क्लास कह रहे हो, कल थोड़ा जल्दी लगाएंगे। हिंदी मीडियम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है ना, प्ले लिस्ट में चेक किया आपने? देखो सबसे ज्यादा बार कौन आया हुआ है यहाँ पर? दो। देखो दो कितनी बार है? 1 2 3 4 5 और ये 6 बार, यानी 2 है वो 6 बार है, यानी सबसे ज्यादा बार है, अधिक बार है, बहुत बार है। तो बहुत बार है तो इस पूरी संख्या का बहुलक क्या होगा? 2। ये होता है बहुलक। सिंपल सी बात है, समझ में आ गया? आगे देखिए, बहुलक जो सारणी में अधिकतम हो तो वो क्या कहलाता है? बहुलक। माध्य यानी मध्यमान। माध्य मतलब क्या होगा? मध्यमान होगा, ठीक है ना? जैसे 4 5 6 7 8 9 4, अब इन सब का माध्य निकालना है, तो देखो इन सब को जोड़ दो, और फिर कितनी संख्या है उसका भाग दे दो। देखो 9 15 22 20 29 31, इस तरह से आ जाएगा आंसर, ठीक है ना? मध्य, समझ रहे हैं आप? ये सवाल आता रहता है, ये सवाल आपके आता रहता है, इसलिए आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब एक प्रश्न और करवाता हूँ, देखिए मध्य का मूल्य ज्ञात करें। यहाँ पर मैं अंक दे रहा हूँ, उसको नोट कर लेना, ठीक है? जैसे 10 9 20, 37 14 18 8, 19 32 28, इसी तरह से 16 5 60 40, ये लिखा हुआ है, देख लीजिए अच्छे से। तो इनको सबसे पहले हम क्या करेंगे? अवरोही क्रम में, ये आरोही क्रम में करेंगे। क्या करेंगे? आरोही क्रम में, ठीक है? सर्वप्रथम आरोही क्रम करें। क्या करेंगे? आरोही क्रम में, ठीक है? तो सबसे छोटा अंक कौन सा है इसमें? 5। सबसे छोटा अंक कौन सा लिया इसमें? 5 लिया। फिर उसके बाद उससे बड़ा अंक कौन सा है? 8। फिर कौन सा इसमें? 9। फिर 10, फिर 14, दिख रहा है इस लिस्ट में? 14 के बाद इस लिस्ट में कौन सा है? 16, दिख रहा है 16 नंबर। 16 के बाद 19, 20, 28, 28 के बाद बड़ा अंक कौन सा दिख रहा है? 32, 37, 40 और 60, कितने हैं?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 अंक दिए हुए। तो अब देखो ज्ञात करना है इसको। m बराबर n+1/2, ठीक है ना। ये ज्ञात करने का सूत्र है। ये क्या ज्ञात करने का सूत्र है? माध्य का ज्ञात करने का सूत्र आपको बता रहा हूं। अब यहां पर क्या होगा, n यानी ये टोटल संख्या कितनी है, कुल संख्या कितनी है, ये 13 है। टोटल कितने संख्या है? 13, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे m बराबर 13। अब 13 में एक क्या करोगे, प्लस बटे 2 बटे क्या करोगे, 2 करोगे। अब देखो इन 13 और 1 कितना हो गया, 14 में 2 का भाग दिया, कितना आया, 7। तो क्रम से 7वां नंबर ले लो, 1 2 3 4 5 6 7, ये 19। तो 19 ही माध्यिकांक मूल्य है। 19 ही माध्यिका मूल्य है। समझ में आ गया? कुछ नहीं आ रहा तो बैक लग जाएगी, सिंपल, बिकॉज मुझे तो अब इजी लगने लगा है। इजी है, कोई नहीं, समझ आ गया। तो ये माध्यिकांक होता है, ठीक है। क्योंकि मैंने कहा था लास्ट में आपको बताऊंगा, क्योंकि अब तक तो जो पढ़ा रहा था ना, वो यही पूरी चीज थ्योरी में लिखी हुई थी। तो थ्योरी में आपको नहीं समझ आया था, लेकिन जैसे मैंने प्रैक्टिकल किया तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब बात करते एक समांतर माध्य, लास्ट करवा देता हूं। समांतर माध्य ज्ञात करें। बहुलक तो बता दिया, माध्य बता दिया, माध्यिकांक बता दिया। अब समांतर माध्य देख लीजिए, ठीक है। समांतर माध्य में हमारे पास आंकड़े पहले बता देता हूं। मेजरमेंट, दूसरा है फ्रीक्वेंसी। मेजरमेंट के साथ हमारे आंकड़े जो है वो 4 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, 30 से 40 और 40 से 50। तो ये हमारे मेजरमेंट है। और फ्रीक्वेंसी यानी बार बार आया हुआ फ्रीक्वेंसी, 4 10, सारणी बनाओ तो सारणी बना लीजिएगा, 20, इसी तरह से 13 3, इसको छोटा कर लेता हूं ताकि समझाने में इजी रहेगा, ठीक है। अब देख लीजिए इसको कैसे करना है। तो इसको करने के लिए हम यहाँ पर इंडेक्स बना लेंगे। क्या बनाएंगे, इंडेक्स। इंडेक्स में जो पहला माप होगा वो m यानी मेजरमेंट, ये वाला मेजरमेंट में हम वापस वही लिखेंगे, 10 से मतलब 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और लास्ट में है 40 से 50। ओके। अब फ्रीक्वेंसी यानी जो ज़्यादा बार आया फ्रीक्वेंसी, वो कितना लिखा हुआ है, 4 10 20 13 और 3 हो गया। अब हमें क्या करना है, मिडवेल वैल्यू निकालनी है। मिडवेल वैल्यू क्या निकालनी है, मिडवेल वैल्यू। अब मिडवेल वैल्यू कैसे निकलेगी, आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है और 2 का भाग देना है। 0 + 10 को जोड़ा और 2 का भाग दिया, कितना आया, 5 आया। फिर 10 और 20 को जोड़ा, कितना हुआ, 10 + 20 कितना हुआ, 30, 30 में 2 का भाग दिया, कितना आया, 15। तो मिडवेल वैल्यू के लिए इनके बीच के अंतर को देखना है
कितना अंतर आ रहा है, 10-10 का अंतर आ रहा है। तो पहला वैल्यू 5 है, 10-10 के अंतराल में क्या होगा, देखो 5, 15, 25, 35 और 45। समझ में आया ये। अब आगे करना है, आगे निकालेंगे हमें dx बराबर a, और वो आएगा 25। 25 कैसे आया, मिडवेल बताने गया था ना कि 2 ऊपर 2 नीचे, और ये 20 की वैल्यू, ये आरोही क्रम में जमाते हैं। आरोही क्रम में जमाने के बाद 2 ऊपर 2 नीचे और 20 वाली जो वैल्यू है वो हो गई हमारी मिडवेल वैल्यू कहलाते हैं। ठीक है, अब हमें इसको कैसे करना है, तो देखो ध्यान रखना, इसको निकालना कैसे है। निकालने के लिए बहुत सिंपल तरीका है, कंफ्यूजन तो होना नहीं है, कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, देखिए 5 में से 25 गए, ये 5 वैल्यू और 25 घटाते जाओगे, क्या घटाते जाओगे, 25, तो कितना आ गया -20। फिर 15 में से 25 घटाओगे, कितना आ गया -10। फिर 25 में से 25 घटा दिए, कितना आ गया 0। 35 में से 25 घटा दिया, कितना आ गया 10। फिर 45 में से 25 घटा दिया, कितना आ गया 20। यहाँ तक समझ में आ गया या कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर एक और बॉक्स बनेगा जिसको हम कहेंगे स्टेप। ये एक्स्ट्रा बन रहा है, नहीं बनाओगे तो भी चल जाएगा, नहीं बनाओगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो स्टेप में क्या हो रहा है, -2 मतलब 2, -1 मतलब 1, लेकिन आगे आप लिख देना माइनस माइनस, ये 0, ये प्लस का 1 और ये प्लस का 2। अब इसके आगे आप प्लस लिखो तो भी ठीक है, ये प्लस ये प्लस। अब लास्ट वैल्यू है अपनी यहाँ पर, अब लास्ट में जिसको हम कहेंगे एफ डी एक्स। अब एफ डी एक्स कौन सी है, ये एफ और ये स्टडी जो निकल के आई, इसको और इसको गुणा करना है, 4 - 2, 4 - 2, नहीं ऐसे नहीं, 4 × -2 कितना हो गया -8। फिर 10 को -1 से गुणा किया, तो अब उत्तर लिख देता हूँ सीधा, चलिए सीधा ऐसे लिख रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। फिर 20 को 0 से गुणा किया 20, 13 को 10 से गुणा किया, नहीं 13 को 1 से गुणा किया 13, 3 को 2 से गुणा किया 6। समझ आया, ये कैसे आया, समझ में आया ना। अब क्या करेंगे, माइनस माइनस और प्लस प्लस करेंगे। तो देखो माइनस के 8 और माइनस के 10, माइनस के 18 हो गए। फिर अब प्लस के 20 और 13, 33 से 39, प्लस के कितने हैं 39 है। अब इन दोनों को घटा दो, इन दोनों को क्या कर दो, घटा दो, 0, हाँ 20 और 0 का गुणा 0 होता है, सॉरी 20 और 0 का गुणा क्या होता है 0। ठीक है, 0 का जिससे गुणा करते 0 हो जाता है। तो यहाँ पर कितना आ गया, ये 19 हो गया, हाँ कितना हो गया 19। अब माइनस और प्लस, तो 19 में से 18 गए, कितना आ गया 1, कितना आ गया 1 आ गया। समझ में आया आपको। अब इसको थोड़ा और कम करके मैं और समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये समझ में आ गया ना आपको, एक कैसे आया। अब अपना फॉर्मूला है x बराबर, फॉर्मूला याद रखना, a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स, सिग्मा एफ डी एक्स
बटे अब बटे में आपको जो लिखना है वो लिखना है n इंटू वर्ग अंतराल कितना है i। अब संख्या जमा दो, संख्या जमा दो, x बराबर a, अपना a क्या आया था, a 25 था, 25 सिग्मा एफ एक्स डी, ये सिग्मा एफ एक्स डी, सिग्मा एफ एक्स डी कितना आया है, सिग्मा एफ एक्स डी कितना आया है, सिग्मा एफ एक्स डी कितना आया है, एक आया ना, तो ये एक लिखेंगे यहाँ पे, एक एक लिख दिया। फिर n, n का मतलब जोड़ करनी थी, n का मतलब ये बारंबारता है ना, ये जोड़ करनी थी, और ये जोड़ कितनी है 50, तो ये n बराबर 50 लिख दिया। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद आगे देखिए, और वर्ग अंतराल कितना है 10। अब गुणा करते हैं, क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ठीक है, तो 10 का 1 से गुणा 10, नीचे 25 और इधर प्लस में 25। अब इसका इसमें भाग दोगे, इसमें भाग दोगे, 1 मिनट, ये 50 है, इसका इसमें 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। अब इसका इसमें भाग दोगे तो 5 का भाग 1 में, यानी पॉइंट लगा के भाग जाएगा, पॉइंट लगाओगे 10 यानी 2 बार गया, तो फिर 25 प्लस 5 का 1 में भाग दोगे तो 0.2 आएगा, क्या आएगा, 0.2 आएगा। ठीक है, तो अब इन दोनों को जोड़ दो, 25 और 0.2, 25.2, 25.2, ये क्या है, समांतर माध्य। ठीक है, हाँ 10वीं क्लास की गणित है, हाँ बोलो, अब क्लास पे ध्यान था, अब तो देना ही पड़ेगा ना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये जो आ सकता था सब बता दिया, माध्य, माध्यिका, बहुलक और समांतर माध्य। आप कहते थे सर 5वीं यूनिट में गणित है ना बहुत तगड़ी है, क्या करेंगे, तो अब देख लो, समझ में आ गया। स्टार्टिंग में आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि प्रश्न आया था समांतर माध्य क्या है, तो ये जितना मैंने अभी प्रैक्टिकल करवाया ना, उतना का उतना आपको थ्योरी में लिखवाया हुआ था, जो मैं पढ़ रहा था इससे पहले, तो शायद आपके ऊपर से गया होगा, लेकिन अब आपको ये प्रैक्टिकल करके बताया कि ये चीज कैसे हो रही है। समझ में आ गया। सर आप तो मैथ में भी ऑल राउंड है, बिल्कुल होना पड़ता है क्योंकि स्टूडेंट की डिमांड है ना। अब सूत्र देखो सिंपल है, ये सूत्र जो है ये वाला, ये किसका सूत्र है, समांतर माध्य। इसके बाद यहां पर जो मैंने बताया माध्यिका का सूत्र, ये जो सूत्र है ये किसका सूत्र है, माध्यिका का। इसके बाद n/2, n/2 ये किसका है, मध्यमान। इसके अलावा बहुलक, बहुलक का सूत्र क्या है, F1 माइनस F0 सिग्मा 2F1 माइनस F माइनस F2 इंटू H, ये हो गया बहुलक सूत्र। क्या हो गया, बहुलक का। समझ में आया। तो आप जो कह रहे थे कि सर कैसे होगा, क्या होगा, तो इसके जरिए मैंने आपको वो समझा दिया जो आपको समझना था। 2F1 F0, हाँ ये F0 है और ये I है। ठीक है, तो ये चारों सूत्र बता दिए।
अब सूत्र बता दिए, प्रैक्टिकल करवा दिया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब करना क्या है, अगर आपने ये क्लास लास्ट देखी है तो मैं अब कहना चाहूँगा इस क्लास को दोबारा वापस देखना। पहले इसमें स्टार्टिंग की दूसरी और मतलब तीसरी और चौथी यूनिट तो आपको समझनी है, थ्योरी वाली है। 5वीं यूनिट जो मैंने करवा रहा हूँ वो यही है, ठीक है, तो ये दोबारा देख लें। इसके अलावा आप जैसे रिवीजन करो, नहीं समझ आए तो एक बार आप ऐसे करना, प्लेलिस्ट में इससे पहले की कुछ क्लास अपलोड की हुई है, आप वह तन और मन से देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको ये नोट चाहिए तो थोड़ा सा छोटा सा धन लगा देना, ऐप पर ये आपको नोट मिल जाएंगे, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थी समझ में आ गया, तो फिर अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। और हाँ, ये क्लास ने है ना बड़ो अच्छो रेस्पॉन्स मिलना चाहिए, क्लास आगे लाइक एंड शेयर कर लीजिए। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।